आज हम लोग जो है एक नया विषय पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि आपके यूपी के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एग्जामिनेशन होते हैं, यूपी पीएससी के थ्रू जो एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पर जो है आपको दिखाई देगा। फार्मासिस्ट का सिलेबस हो, लेक्चरर का हो, वहां पर भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाए। यस, जीतू इज देयर, दीपक इज देयर, देव इज देयर, बाकी दीपक कुमार त्रिपाठी जी हैं, दीपक मणि त्रिपाठी जी। ठीक है, चलिए मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का कल जो है पेपर होने वाला है आरआरबी फार्मासिस्ट का, तो शायद आज संख्या बल जो है कम दिखाई दे, लेकिन ये अपने आप में बेस्ट सेशन होगा। पहले चीजें कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। देखो, मैं एक ऐसा मेंटर और टीचर हूं जो सबसे एक्सपीरियंस मोस्ट है इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को जो है ज्यादा से ज्यादा मेरा फायदा मिले। इवन मैं इकलौते दम पे मैंने बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में रैंक 1 भी लाया, इकलौता मैं पूरे बैच को पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कहना है कि सर एक ही टीचर पढ़ाएगा या 2 टीचर पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। हमारे पास वी आर ऑलरेडी हैविंग द मल्टीपल फैकल्टीज, बट जहां पर मुझे जरूरत होती है, जिस बैच को स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, मैं वहां पर तैयार रहता हूं। चलिए, अब उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से और कंप्यूटर पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से मेरे ऊपर जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, मुझे मेंस लिखने का भी मौका मिला है कई जगह पर, तो मैं जो है आपको अपने एक्सपीरियंस से वन ऑफ द शानदार जो है आपको यूपी स्पेशल पढ़ाने वाला हूं, उसके साथ साथ कंप्यूटर भी। तो आज आपको एक नया रूप दिखाई देगा कि फार्मेसी के क्षेत्र में रहने वाला एक मेंटर इतना बढ़िया यूपी स्पेशल कैसे पढ़ा सकता है, वो भी आपके दिमाग का मेज जो है टूटने वाला है। तो फटाफट आप लोग स्टार्ट करते हैं। आप जरा बता दो कि आवाज और वीडियो सब कुछ ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आज आपके दिमाग का एक और मिथ टूटने वाला है कि फार्मेसी के क्षेत्र में रहने वाला मेंटर आपको पढ़ाने वाला है यूपी स्पेशल, क्योंकि वो अपने सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस यूज करने वाला है। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेशन ये अगेन होने जा रहा है। चलिए, तो तैयार हो आप सभी लोग? यस, दीपक जी कह रहे हैं क्लियर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या मैटर है हमारे पास, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल क्यों पढ़ा जाता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, सामान्य सूचना। यानी कि एक देश के नागरिक को जिस जिस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहा है, वहां के बासिंदे, वहां के निवासियों को अपने प्रदेश की अच्छी खासी एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि हमारा प्रदेश कहां से कहां है, कौन मुखिया है, कौन लीड कर रहा है, हाई कोर्ट कहां है, न्यायपालिका क्या क्या व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सब कुछ बेसिक जानकारी जो है जनसंख्या के बारे में, सारी चीजें। तो यहां पर क्या लिखा, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब लाला आपको पीएचडी नहीं करना है, यू नीड टू हैव अ बेसिक इंफॉर्मेशन। चूंकि ये क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते, चाहे वो पीएससी के थ्रू हो, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हो, लेक्चरर के एग्जाम हो, फार्मेसिस्ट के, सब जगह यूपी स्पेशल जो है कॉमन सिलेबस आपको दिखाई देगा। चलिए, तो यूपी स्पेशल की क्लास होने वाली है अपना उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश। मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूं, आजमगढ़ जिले का। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। ये रहा आपका जो है एग्जामिनेशन स्कीम। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर पूछी जाने वाली हैं। भेषजिक परीक्षा, यानी कि फार्मासिस्ट जैसे एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट जैसे एग्जामिनेशन में, खास करके यूपी में जब पहली बार एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, उसके लिए क्या क्या इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ, वो सारी चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 यानी 25% ऋणात्मक मार्किंग होगी या निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये समझ लेना है, ये निगेटिव मार्किंग किस लिए होती है, इसलिए होती है ताकि जो मुंह उठा के ब्रश करके सीधे कंबल में से मुंह निकालकर जो परीक्षा देने चले जाते हैं, ऐसे बच्चों को रोकना, यानी कि नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स को रोकना। जो सिंसियर हैं, जो सीरियस हैं, उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, मौज मस्ती वालों के लिए नहीं। ये सब सारी चीजें यहां पर क्या दिया, विषयगत ज्ञान, यानी फार्मेसी के 65 क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर में सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आपके पास 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, और साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20, यानी 100 क्वेश्चन में से 20 नंबर, 20 क्वेश्चन अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर। भाई साहब, आप हल्के में नहीं ले सकते यूपी स्पेशल को, और सामान्य सूचना आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ये यूपी स्पेशल हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है, कोई मुझे बताएगा? सबसे प्रमुख सवाल मेरा है कि उत्तर प्रदेश विशेष क्यों, बताओ, कोई बताएगा क्यों पढ़ना है हमें? सब्जेक्ट क्या है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन पढ़ना क्यों है भाई साहब? क्यों ये 20 नंबर का हमारा जो है खून चूस रहे हैं, अब क्यों हम पढ़ें यूपी स्पेशल? बताइए, फटाफट बताइए, बताइए देव, क्या पूछना चाह रहे हैं? अभी जब मैं पूछ, देखो क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहां पर सारी क्लासेस होती हैं, बीच बीच में आप डाउट पूछ सकते हो,
लास्ट में जो है डाउट सेशन हम कराते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होंगे जो मेरे हिसाब से लगते हैं वो भी कराते हैं, पीवाईक्यूज भी कराते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो फटाफट मेरे सवाल का जवाब। उत्तर प्रदेश विशेष हमें क्यों पढ़ना है, क्यों हमें जरूरत है? फिर हम आएंगे सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है इस सब्जेक्ट की। जो भी सब्जेक्ट की विषयगत पहली क्लास होती है उस विषय की, उस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे आप तो उस सब्जेक्ट की समझ नहीं बनेगी, और समझ नहीं बनेगी तो आपका कभी जिंदगी में नहीं। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल खून निचोड़ के पढ़ा रहा हूं आपके लिए, ताकि आप कभी जिंदगी में ऐसा याद करो कि हाँ किसी ने आपको यूपी स्पेशल पढ़ाया था, किसी ने फार्मेसी पढ़ाया था, कोलोजी पढ़ाया था, जूरिस। मेरे हर सेशन अपने आप में हिस्टोरिक है, क्योंकि मैं बिल्कुल मेहनत 100% आपके लिए कर रहा हूं। चलिए बताइए फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। उत्तर प्रदेश विशेष, अब उत्तर प्रदेश विशेष क्यों पढ़ना है? भाई जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में आप नौकरी करने जा रहे हैं, तो नौकरी करने जा रहे हैं तो आप शासन प्रशासन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के हो सकते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हो सकते हैं, व्रज क्षेत्र मथुरा आगरा वाले क्षेत्र के हो सकते हैं, या फिर आप पूर्वांचल वाले क्षेत्र से हो सकते हैं। तो यूपी में ही जब बोली बदल जा रही, कोस कोस पे पानी का स्वाद बदल जा रहा है, सारी चीजें, तो जब आपकी पोस्टिंग यहां से वहां होगी, आपको समझ होना चाहिए कि अपना उत्तर प्रदेश कहां से कहां तक, उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, एक बेसिक समझ होना चाहिए। कैसे लोग हैं, कैसी बोलियां बोली जा रही हैं। जब कोस कोस में कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर पर चीजें बदल रही हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा है यार, इतनी सारी जनसंख्या है। यस, फार्मासिस्ट के अलावा दीपक जी कह रहे हैं बाहरी नॉलेज होना। क्यों बाहरी नॉलेज होना चाहिए? फार्मासिस्ट के तौर पर जब आप जा रहे हैं तो आपको दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग, ठीक है, उसका डोज अरेंज करना, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, ये सब सारी आपकी जिम्मेदारी होती है। अपने समाज को अवेयर करना, ये सब सारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप सोच के देखो कि आप उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, आपकी पोस्टिंग आजमगढ़ हमारे जिले में हो गई, या उधर की कोई आजमगढ़ जिले के जो पूर्वी हैं उनकी पोस्टिंग मेरठ में हो गई, गाजियाबाद में हो गई, ग्रेटर नोएडा नोएडा में हो गई। तो भाषा का ज्ञान, विषयगत ज्ञान होना चाहिए, उस एरिया का चीजें पता होना चाहिए, उस एरिया का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। और उत्तर प्रदेश तो अपने आप में बड़ा है, इतना बड़ा है कि कई सारे देश उत्तर प्रदेश से छोटे हैं, जनसंख्या के मामले में भी, पैसा के मामले में भी है। हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क में भी जो उनकी औकात भी हमारे उत्तर प्रदेश से कम है, समझ रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि एक सामान्य जरूरी है, क्योंकि आप शासन प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हो। वहां का शासन कैसे चलता है, प्रशासन कैसे चलता है, डेली क्रियान्वयन कैसे चीजें होती हैं, बेसिक समझ आपको जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली शासन प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हो एज ए फार्मासिस्ट के तौर पर। तो एक बेसिक समझ होनी जरूरी है। दूसरी बात, समझ क्यों होनी जरूरी है? इसलिए भी जरूरी है कि बेसिक समझ तो वहां पर जहां पर रह रहे हो उसके रीति रिवाज, कल्चर, वो सब सारी चीजें होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक बेसिक चीजें इस तरीके से पूछी जाती है, कैलकुलेटिव माइंड, एनालिटिकल माइंड के लिए भी आपकी चीजें चेक की जाए। चलिए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है तो सिलेबस बहुत जरूरी है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा सिलेबस को बहुत अच्छे से। अब देखो सिलेबस में क्या पढ़ना है, अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं पुनः, सामान्य जानकारी पढ़ना भाई साहब, सामान्य, नो पीएचडी। कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम बहुत पारंगत हो जाए, बहुत पीएचडी कर दे, सब कुछ हमें आना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब मैं बताऊं कि भैया हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है? कोई मुझे बताएगा कि इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें इतिहास में क्यों झांकने की जरूरत है, और खास करके हम उत्तर प्रदेश का इतिहास क्यों पढ़े भाई? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, वेट कर अपने कमेंट का। मैं ऐसा टीचर हूं, मैं इंटरेक्शन करता हूं, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। आपसे सवाल जवाब भी करूंगा, गलत बताएंगे तो सुधारूंगा, नहीं आएगा तो मजाक नहीं उड़ाऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, ठीक है? फिर हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्यों जाने, हम वहां की कला के बारे में क्यों जाने, हम वास्तुकला, आर्किटेक्चर के बारे में क्यों जाने, वहां के त्योहार के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, साहित्य के बारे में, लोकल भाषाएं, जैसे ब्रज वाला क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खड़ी खड़ी हिंदी बोली जाती है, खड़ी भाषा है वहां पर। आप लखनऊ वाले क्षेत्र में चले जाओगे, अवधी भाषा बोली जाती है, मेरे आजमगढ़ की तरफ चले जाओगे, भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, चलो विरासत क्या रही है, सामाजिक रीति रिवाज क्या रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या है। अभी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। इसका क्या मतलब है? हर जिले में, अब जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करो, बड़ा बदनाम है कि नहीं, हाँ ये ऐसा वैसा है, बड़ा मेरठ वाला क्षेत्र में कई कई इलाके बड़े बदनाम है कि वॉयलेंस के क्षेत्र है ऐसे, लेकिन हर जिले की अपनी खास बात भी है। आप जिस भी जिले से उत्तर प्रदेश से होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आपके जिले में कुछ न कुछ खास होंगी, और वो ऐसा आइटम है जो बाहर के देशों में निर्यात किया जा रहा है, एक्सपोर्ट भेजा है। जैसे महाराजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी बड़ा फेमस है, आपको मुरादाबाद में, मेरठ में खेल का सामान, स्पोर्ट्स का सामान बहुत फेमस है, ठीक है, सहारनपुर में लकड़ी उद्योग, क्योंकि जंगल वाले इलाके हैं वो सब।
तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो यानी कि आपके जिले को पहचान दी जाए। आजकल सरकार कोशिश कर रही है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी खुलवा दिया जाए, ताकि सीटें भी नॉर्मल हो जाए और सबको पढ़ने की व्यवस्था भी मिले। ठीक है, भौगोलिक परिदृश्य क्यों जानना जरूरी है? आप देखो, जब आप जैसे सहारनपुर के क्षेत्र में जाओगे, उधर पहाड़ी क्षेत्र भी उत्तराखंड से लगा हुआ है, तो वहां का भौगोलिक स्ट्रक्चर अलग है। हिमाचल प्रदेश से पोंटा साहिब के आसपास जो है बॉर्डर लग रहा है, इधर हरियाणा से बॉर्डर लग रहा है, इधर उत्तराखंड से बॉर्डर लग रहा है, सहारनपुर ऐसा जिला है। ठीक है, तो भौगोलिक परिदृश्य जाना बहुत जरूरी है। अब क्यों भौगोलिक परिदृश्य? जैसे पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश में लकड़ी का उद्योग कहां पर बहुत प्रचलित है, फेमस है, तो अगर आपको समझ होगी कि जंगल, झाड़ जंगल वाला जो क्षेत्र है वो सोनभद्र के इलाके में है, फिर इधर सहारनपुर की तरफ है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में आप ढूंढोगे कि ये कहां पर है, तो वन जंगल वाले क्षेत्र, तो आप सीधे सहारनपुर आंसर लगा के आ जाओगे। दिया सलाई उद्योग कहां पर है भैया? जहां पर लकड़ी होगी वहीं पर तो दिया सलाई भी होगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस से आप सवाल लगा लोगे। ठीक है, चलो, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जलवायु कैसी है, ये सब के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम शासन प्रशासन का हिस्सा जाने जा रहे हैं। अब प्रमुख सवाल पे आते हैं कि सर इतिहास क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्यों गड़े मुर्दे हमको उखाड़ना जरूरी है? इतिहास इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इतिहास हमें सीख देता है। क्या? कि भाई साहब, जो हमारे पूर्वजों ने गलती की है वो नहीं करनी है, और जो उन्होंने अच्छा किया है उनकी लेगेसी को, उनके इंपॉर्टेंट चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। दूसरी बात, अकबर ने कैसे शासन किया, अशोक ने कैसे शासन किया, कैसे अलाउद्दीन खिलजी का अटैक कैसे हुआ, क्या उससे नुकसान हुए, हुड़ों का आक्रमण क्या हुआ, बेसिक समझ। तो उस समय के राजा कैसे शासन प्रशासन, मराठा साम्राज्य क्या था, मराठा शासन क्या था, कैसा था, अष्टप्रधान वाला कॉन्सेप्ट क्या था, तो जब उस समय समझोगे आप, बाजार पद्धति, अलाउद्दीन खिलजी आप देखोगे, बाजार पद्धति जो है वहां पर फिरोज शाह तुगलक भी काफी फेमस शासक था, उसकी भी अपनी पॉलिसीज थी। जैसे अकबर की सुलह कुल, यानी कि सब सारे सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं हम लोग, कि सारे धर्म को जो है एक साथ कंसिडर करके चला जाए, तो सुलह कुल की नीति जो है ले आए। तो ये सब पॉलिसीज थी। तो उस समय के राजाओं का माइंड सेटअप क्या था, ये जानना, वो पॉलिसी से लोगों का फायदा क्या हुआ, उस पॉलिसी से नुकसान क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब समझ में, आज जब आप आईएएस अधिकारी बनते हो, शासन प्रशासन में जाते हो, तो वही पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट करते हो। इसीलिए आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, इतिहास के पन्नों में झांकने की जरूरत है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं होता इतिहास। चलिए, अंग्रेजी में देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, फोक डांसेस, हेरिटेज, सोशल कस्टम्स, यहाँ पर इंडस्ट्री, बिजनेस कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें जो हमें पढ़ने की जरूरत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश, क्योंकि कई लोगों ने इमेज बना दिया कि तो कट्टा प्रदेश है। नहीं भाई साहब, कट्टा प्रदेश नहीं है, ये एक्सप्रेसवे का भी प्रदेश है। ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंस ऑफ जो है इसेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अगर यूपी में आपको टूरिज्म यानी कि पर्यटन की बात करें हम लोग, तो जो पर्यटन विभाग है हमारा, मंत्रालय जो है, उसकी एक लाइन है। जैसे देखो, राजस्थान वाले अपना प्रमोट करते हैं, यूपी वाले अपना प्रमोट करते हैं, हरियाणा वाले अपने कल्चर प्रमोट करते हैं। ठीक है, मराठी लोग अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में आओगे तो एक लाइन बड़ी फेमस है, बताओ वो लाइन क्या है? एक टैग लाइन है उत्तर प्रदेश टूरिज्म को लेके, जल्दी जल्दी बताओ। बेसिक समझते हैं, अभी अभी बहुत तगड़े लेवल का पढ़ने वाले हम लोग यूपी स्पेशल, आपको अंदाजा नहीं है। इतनी तगड़ी समझ कर दूंगा ना कि आप भी कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। चलो सर बताओ जल्दी जल्दी, लेकिन शर्त है कि आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा आगे सामने। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश पर्यटन की एक लाइन है, यूपी नहीं देखा तो क्या देखा? यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसी कुछ लाइन है, आप एक बार एग्जैक्ट चेक करना। ठीक है, वो लाइन चेक करना, ऐसे कुछ लाइन है, एग्जैक्ट एक बार देख ले। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, बहुत पहले जब मैं पीसीएस तैयारी करता तब मैं उस समय पढ़ा था। तो यूपी नहीं देखा तो क्या नहीं देखा, इस तरीके की कुछ लाइन है, एक बार क्रॉस चेक करना, लेकिन ऐसे ही कुछ मिलती जुलती लाइन है। ठीक है, जहां पर मुझे कभी कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं कभी गलत नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि गलत पढ़ाने से जनरेशन खराब होती है, इसलिए मैं बोल दूंगा क्रॉस चेक कर लेना आप अपने लेवल पे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि गोला जो है ये पृथ्वी है, इस गोले में अब सोच के देखिए, इतना बड़ा गोला है, उसमें भी भारत है, भारत का एक राज्य है, उस जगह पर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग करते हैं भूगोल का कॉन्सेप्ट, पढ़ते हैं भूगोल। अब कहोगे सर भूगोल भूगोल काहे पढ़ा रहे हैं आप? ठीक है, चलो, ये आपका भूगोल है। भूगोल, भू का मतलब पृथ्वी,
पृथ्वी या धरा गोल, हालांकि गोल तो है पृथ्वी लेकिन ऊपर से चपटी हुई है, इस तरीके का भी है थोड़ा सा। एक को हम लोग बोलते हैं सर अंग्रेजी में इक्वेटर, बेसिक समझ बहुत जरूरी है, इक्वेटर, ठीक है सर। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूं, भूमध्य रेखा यानी भू, पृथ्वी को बीच से बांटने वाली रेखा। तो मैं बता दूं भाई साहब, ऐसी कोई रेखा नहीं है, अब रेखा का नाम सुनते ही आपको कुछ और याद आ रहा है, ये वाली रेखा, यानी कि ऐसी कोई रेखा एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब मात्र काल्पनिक लाइन है। तो ऐसी कोई रेखा वास्तविक में एग्जिस्ट नहीं करती जो पृथ्वी को काट दे या बांट दे, नहीं, ये केवल प्रशासनिक या पढ़ने की सुविधा से इसको बांटा गया पृथ्वी को, ये बस जान लीजिए। क्योंकि पृथ्वी को बीच से वो बांट रही, इसीलिए उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इक्वेटर, 0 डिग्री, ठीक है। चलो, तो जैसे इसको ऊपर इक्वेटर, इसको पृथ्वी को कितने हिस्से में बांट रहा है, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांट कर रहा है। समझ में आई बात? चलो, एक और लाइंस होती हैं जो इस तरीके से होती हैं, जो इस तरीके से होती है, इस तरीके से लाइन, ये क्या करती हैं लाइंस, ये बांटती हैं पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में। और भारत की स्थिति क्या है आप देखोगे, ये वाली स्थिति है, ठीक है। यानी इक्वेटर के पास नहीं है, मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूं, ये रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूं। अब पहले ये भूमध्य रेखा है, इसी के 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे, ठीक है, आपको मिलेगा क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 साउथ की तरफ मिलेगा आपको मकर रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि कर्क रेखा जो हो गुजरती हुई जाती है हमारे भारत के इतने राज्यों से, ये तो हमारी स्थिति ये है, ये इस तरीके से हम यहां पर हैं। तो अब सोच के देखो कि अगर हम इस तरीके से बांटे, इक्वेटर वाले भूमध्य रेखा वाले लाइन से हम लोग बांटे, देखो एक लाइन इस तरीके से है, एक लाइन इस तरीके से है, इसमें कौन सी अक्षांश है और कौन सी देशांतर है, जल्दी बताओ। किसको लैटिट्यूड बोलते हैं और किसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जल्दी बताओ। अक्षांश रेखाएं किसे बोलते हैं, देशांतर, बेसिक समझ है। चलो पूछ लेता हूं, ये वाली जो लाइन है पृथ्वी को गोले गोले में जो ऐसी लाइनें काट रखी हैं, ये वाली लाइनें, ये अक्षांश हैं या देशांतर हैं, बताओ जल्दी। अक्षांश के देशांतर, बहुत बेसिक समझ है, नहीं समझ पाओगे तो नहीं समझ पाओगे, इतनी बेसिक समझ पता होना चाहिए। बताइए अश्विन जी, चंद्रभान जी, शिव कुमार जी, प्रिंस, महेश, अंजलि, यहां पहले भौगोलिक स्थिति समझना जरूरी है, भारत की कहां है। ये देखो, यहां देखो, ये जो नॉर्थ है ना, कि उत्तर प्रदेश स्थित है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक। ये बात कैसे समझ पाओगे आप, तो नॉर्थ साउथ ये कैसे बांटा गया है, नॉर्थ साउथ, यानी कि ये वाली लाइन है, तो किस पे है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, यानी ये वाली रेखाएं को लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। अब देखो समझो उत्तर प्रदेश, यानी कि ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन समझ में आ रही होगी, और ये वाला सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला कौन सा आपको बताओ, यहां पर कौन सा जिला है, इधर बागपत है, मुजफ्फरनगर है, कौन है, गौतम बुद्ध नगर है, हाथरस है, कौन सा है, किधर है, कौन सा वाला इलाका है, क्या ये वाला इलाका है, इधर वाला इलाका है, कौन सा वाला इलाका है, इधर पूर्वी हो गया, ठीक है, इधर पश्चिमी हो गया, इधर उत्तर वाला मामला हो गया, इधर दक्षिणी वाला मामला हो गया, यही तो है। तो अब इसको उत्तरी और दक्षिणी में कैसे बांट रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, देखो इस तरीके से स्थिति है, समझो पहले, ये सारी रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, ये वाली लाइंस, ठीक है। देशांतर कौन सी है, ये वाली लाइंस, ये इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लंबाई में, तो लंबाई का मतलब लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर, तो ये जो रेखा है ये देशांतर रेखा है, ठीक है। कभी पूछ दिया जाए कि जो समय का हम लोग निवारण करते हैं, समय पता लगाते हैं समय का, कौन से अक्षांश के देशांतर से, आंसर होगा देशांतर,
देशांतर रेखा, यानी लॉन्गिट्यूड से हम लोग जो है समय का पता लगाते हैं। ठीक है, चलो सर, समझ गए आप? अक्षांश देशांतर समझ गए? ये वाली लाइनें जो है इस तरीके से आपने देखा होगा, ये लाइन इस तरीके से भी है, मैप में देखोगे ये वाली। तो ये वाली जो है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश, और जो लंबाई में रेखाएं हैं इस तरीके वाली, इसको बोलते हैं देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। लंबाई में लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लंबाई, देशांतर रेखाएं। और समय का हम लोग जो पता लगाते हैं वो देशांतर इस लंबी वाली रेखाओं से पता लगाते हैं, ना कि इस वाले से। ये समझ में आ गई? तो अब जब उत्तर प्रदेश की स्थिति कहां पर है, यानी कि इस गोले में देखो ध्यान से, कहां पर स्थिति है उत्तर प्रदेश की, ये रहा पूरा गोला, इक्वेटर के हिसाब से नॉर्थ साउथ, और जब हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां पर कर्क रेखा, यहां पर मकर रेखा, कर्क रेखा जो है गुजर रही है राज्यों से, तो यहां पर ये स्थिति है हमारे भारत की। यानी कि भारत उत्तरी गोले में भी है और पूर्वी गोलार्ध की तरफ भी आपको नजर आ रहा है, पूर्वी हिस्से की तरफ भी है। तो अगर हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करें तो नॉर्थ में भी है भारत, और उसमें जब यूपी तो वो भी आ जाएगा उसी उसी हिस्से में। और इधर इस वाले हिसाब से जो हमारी देशांतर वाली रेखाएं हैं उसके हिसाब से ये ईस्ट वेस्ट में कर दिया इन्होंने। ठीक है, समझ गए? तो ये जो अक्षांश वाली रेखाएं हैं इसके हिसाब से पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में कर दिया, और जो देशांतर वाली लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइनें हैं उससे पूर्वी और पश्चिमी में बांट दिया गया। ये बात आपको समझना होगा। तो यानी कि अब ये जो है इसका उत्तर से भी लेना है, इसका पूर्वी से भी लेना देना है। इसीलिए यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ में। तो ये नॉर्थ किससे डिसाइड हुआ है, लॉन्गिट्यूड की लैटिट्यूड किससे डिसाइड हुआ? उत्तर, उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं से डिसाइड हुआ, इसीलिए नॉर्थ यहां लिखा गया है। ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्थ क्यों लिखा गया है, रीजन समझ में आया आपको? एक मिनट रुकिए जरा, बुक गिर गई, सही कर लो, थोड़ा सा किताब है, इज्जत करनी चाहिए। एक सेकंड रुकिए, बस बुक गिर गई। चलिए, अब सर ये क्यों लिखा गया है 77.3 डिग्री ईस्ट और 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट क्यों लिखा गया? कहां से? ये देखो 77 से, ये वाला हिस्सा 77 से 84, 84 इस तक। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ईस्ट वाले को हिस्से को इस तरीके से बांटा है इन्होंने। ठीक है, तो पूर्वी, पूर्वी अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश का बलिया है। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गई बात। अब उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत का कितना एरिया कवर करता है? 7.33। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि ये सर नॉर्थ कहां से आया, ये सर ईस्ट वेस्ट कहां आया। अब नॉर्थ साउथ ऊपरी निचले हिस्से में कौन बांट रहा है? लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड, जिसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और इस तरीके से पूर्वी और पश्चिमी में कौन बांट रहा है? देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड बांट रही है। इसीलिए यहां पर नॉर्थ भी लिखा गया, इसलिए यहां पर ईस्ट भी लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीजें? ठीक है, चलो सर, ये 7.33% एरिया भारत का कवर करता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। इसका मतलब 3 इससे बड़े हैं क्षेत्रफल में। कौन से बड़े हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक फैक्ट लिखो। उत्तर प्रदेश, ऐसे लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, और पहला स्थान राजस्थान, इस तरीके से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से। यानी कि 3 स्थान जो है किसके बड़े हैं, यानी 3 राज्य इससे बड़े जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि 3 बड़े हिस्से हैं। ठीक है, चलो, समझ में आ रही बात? नॉर्थ और साउथ, ठीक। समझ में आई बात ये वाली? ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, मैं मान के चलूंगी आपको समझ में आ रहा है। यस, अब आते हैं थोड़ा सा और दिक्कत वाली बात जो है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो, पहले बेसिक समझ, अपने कुछ उत्तर प्रदेश के जिले जो है इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। इंटरनेशनल बॉर्डर बोले तो नेपाल। ठीक है सर, अब यूपी के जस्ट ऊपर उत्तराखंड है, यानी कि हमारा डायरेक्ट, अब उत्तराखंड के उधर चमोली जिला है तो फिर उधर चाइना वाइना है,
तो हमारा डायरेक्ट उत्तर प्रदेश का चाइना से कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड का बॉर्डर है चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे लास्ट, जहां पर वो बद्रीनाथ जी हैं और वो सब सारी चीजें, तपोवन वगैरह है, सारी चीजें, ठीक है सर। अब समझते हैं, तो इधर पे आप देखोगे उत्तराखंड भी हमसे लगा हुआ है, इधर हरियाणा भी लगा हुआ है, इधर दिल्ली भी लगा हुआ है, और यहीं पर बीच में छोटा सा क्षेत्र जो है, ये सहारनपुर वाला जो जिला है, बीच में छोटा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश भी उधर लगा हुआ है, पांवटा साहिब वाला इलाका है। जब कभी आप सहारनपुर से देहरादून जाओगे तो पांवटा साहिब करके इलाका पड़ता है, यानी कि छोटा सा बॉर्डर जो है हिमाचल प्रदेश से भी हमारा यहाँ पर टच हो रहा है। तो हरियाणा के साथ तो हम लगे हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी, उत्तराखंड के साथ भी। देश में जो है हमारे पास नेपाल, यानी कि उत्तर प्रदेश के पास अगर कभी पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो एक है, यानी कि एक ही देश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता, और कोई देश नहीं साझा करता, ठीक है सर। इधर पे आपका बिहार है, फिर यहाँ पर झारखंड लग रहा है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश लग रहा है, ये सब सारी चीजें, फिर यहाँ राजस्थान लग रहा है। तो ये कुछ, ये सारी चीजें। तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ, अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, तो आंसर होगा 8। बहुत ध्यान से, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कौन से? एक यूनियन टेरिटरी के साथ, दिल्ली के साथ, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर। ध्यान से, बहुत सवाल बहुत यहां पर गड़बड़ कर देते हैं। कभी पूछ दे कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, तब आंसर होगा 8। कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज लगती है, तब आंसर होगा 9। तो ध्यान देना, वहां पर सो मत जाना। राज्य पूछ रहा है कि राज्य के साथ साथ और भी, तो राज्य अगर पूछे तो 8 राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिला के 9 के साथ, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। चलो सर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट। अब देखो नक्शे में थोड़ा सा ये भी समझ लो, नक्शे में क्या होता है। नक्शे में कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है, सबसे ऊपर उत्तरी माना जाता है, इसको जो है साउथ दक्षिण माना जाता है, इस तरीके को ईस्ट माना जाता है, इस तरीके को वेस्ट माना जाता है। ये है पूरा नक्शे के हिसाब से ये। तो आपसे क्या बेसिक पूछेगा कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, ये वाली स्थिति पूछेगा आपसे, ठीक है। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट कौन सा हुआ? ये वाला इलाका, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये वाला नॉर्थ वेस्ट इलाके में हरियाणा और दिल्ली पश्चिम की तरफ है। तो हरियाणा दिल्ली किधर की तरफ है? पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ है सर। अब देख लो, हरियाणा और दिल्ली पश्चिम की तरफ। ये पूर्वी हिस्सा देखो, ये वाला पूरा नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया, ये साउथ वाला हिस्सा हो गया, ये सोनभद्र वगैरह वाला, ये सब सारे साउथ वाले हिस्से हो गए। ये आपका जो है इधर ईस्ट वाला हो गया, इधर वेस्ट वाला हो गया। ये तो वेस्ट, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी। पूर्वी में साफ दिख रहा है, देखो बलिया सबसे ज्यादा पहुंचा जा रहा है ना यहाँ पर, बलिया। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? देखो ललितपुर इधर आपको दिखाई दे रहा है, सोनभद्र। तो आंसर होगा सोनभद्र। जनजाति प्रदेश वाला भी है हम लोग का, जनजाति भी बहुत है, नक्सलाइट्स प्रभावित, यही एकमात्र जो जिला है जो नक्सलियों से प्रभावित है हमारा। सर सबसे उत्तर में कौन सा है बताओ? सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में ये पहुंचे जा रहा है। ये देखो, ये देख रहे हो ना, छोटा सा बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के साथ भी लग रहा है। गलत फहमी में मत रहना कि हिमाचल प्रदेश के साथ भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। बहुत छोटी सी बाउंड्री, कुछ चंद किलोमीटर, एकदम छोटा सा टुकड़ा है। इस गलत फहमी में मत रहना कि हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी सीमा नहीं है। घुस जाएंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश में भी। हाँ, इस गलत फहमी में मत रहना। वेस्ट कौन सा है? शामली, ठीक है, सबसे शामली जिला। तो वेस्ट में सबसे शामली। सबसे पूर्वी कौन सा है? बलिया। कुछ लोगों को यही पता नहीं कि अपना यूपी कहां तक है। अब इधर से कोई भोजपुरी बोल दे, इधर से कोई अवधी, भैया बिहारी। बिहारी इज नॉट अ गाली। बिहार के बारे में पहले पढ़ो, बिहार के बारे में समझो। भारत का इतिहास ही बिहार से स्टार्ट होता है। दो आई एम फ्रॉम द यूपी, आजमगढ़, ठीक है, मेरा जिला ये है, मैं तो यहां से हूं। लेकिन आप अपने उत्तर प्रदेश को समझो, जानो, ठीक है। भारत का इतिहास अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो बिहार का इतिहास, बिहार के इतिहास से भारत का इतिहास, मगध साम्राज्य याद करो। तो बहुत ही साझी विरासत, बहुत ही इनरिच विरासत हमारी। चलो ठीक है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब किधर हो गया सर? ये वाला साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये वाला इलाका, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में। अब कैसे होगा देखो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसी के रेफरेंस में तो होगा सारी चीजें। तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में आपका ये जिले हो गए। मध्य प्रदेश ऑन द साउथ, मध्य प्रदेश के साथ जो है साउथ, यानी दक्षिणी में जो है ये सारी चीजें। तो ये देखो, ये दक्षिणी हिस्सा तो मध्य प्रदेश के साथ दक्षिणी है।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सब छत्तीसगढ़ और झारखंड ऑन द साउथ स्टेट। अब छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे है अगर तो इस वाले साइड पड़ रहे हैं ना, तो इसलिए ये आपका हो गया साउथ और ईस्ट की तरफ है, ये इस तरीके से। बिहार ऑन द ईस्ट, बिहार सीधे इधर है, तो बिहार किधर की तरफ है, पूरब की तरफ है। तो कभी पूछ दे कि पूर्वी राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश से, तो बिहार होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, अब 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब इस तरीके से बांटा गया है। ये देखो इस तरीके से जो लाइन बांटी गई, तो देख रहे हो ना, ये धीरे धीरे 24 25 ये इस तरीके से। तो जब इस तरीके से बांटोगे, ये लैटिट्यूड है, इसको बोलते हैं अक्षांश। तो अक्षांश कैसे नापोगे, ये वाले से, ये वाले अक्षांश से नापा आपने, और ये वाले अक्षांश से। तो ये वाला अक्षांश देखो ये रहा, और ये वाला अक्षांश ये रहा, तो इस तरीके से नापोगे। तो यही वाली बात जो है लिखी गई है, ठीक है, ये वाली बात। क्योंकि इस वाले अक्षांश से ऊपर हिस्सा नॉर्थ साउथ हो रहा है, इसलिए नॉर्थ लग रहा है। तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके 31, तो आप नंबर में याद रखेंगे 23 52 31 28, ऐसे 23 52 31 28 नॉर्थ से यहां पर 77 3 84 39, इस तरीके से फोन नंबर की तरह रट्टा मारो एकदम, फोन नंबर की तरह, तब जाके चीजें बनेंगी। अब समझ में आ रहा होगा ये कि 23 52 31 28 क्यों है, क्योंकि ये लाइन जो है अक्षांश, जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोल रहे हैं, ये उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में पृथ्वी को बांट रही है, तो भारत और ये सारी चीजें। तो ये सबसे सबसे उत्तरी में ये है, सबसे साउथ में ये है। तो यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि ये देख रहे हो, ये नॉर्थ वाला लाइन है। तो नॉर्थ वाले लाइन में हम बात करेंगे 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 28, ये नंबर याद रखो फोन नंबर की तरह। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो सर, अब दूसरा बात आप कैसे बटेगा, अब ऐसे बटेगा उत्तर प्रदेश, तो ऐसे बटेगा, तो पूर्वी और पश्चिमी में बटेगा। तो पूर्वी कौन सा है, बलिया, यानी कि ये वाले हिस्से से लेके शामली वाला हिस्सा कहां गया, हाँ ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। तो ये वाले हिस्से से लेके इस तरीके से अभी ये वाला बट रहा था, अभी ये वाला बट रहा है, ठीक है। तो ये वाला हिस्से से लेके ये वाला, यानी कि इधर से लेके ये वाला हिस्सा जो है काउंट होगा आपका, तो वो काउंट होगा आपका 77, यानी 77 3 ईस्ट से लेके 84 39, ठीक है, ईस्ट इस तरीके से। तो इस तरीके से किया गया। अब ये आपको अक्षांश और देशांतर वाला जो है समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा समय इसलिए दिया ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ जाए, रट्टा कैसे मारना नॉर्थ में, ये उत्तरी क्यों लगा हुआ, क्यों ईस्ट लगा हुआ है, अब समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक समझा रहा हूं आपको, बेसिक समझ है एकदम, इससे ज्यादा कोई आसान नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। चलो समझ गए कौन सा पूर्वी है कौन सा पश्चिमी जिला है। पूर्वी जिला कौन सा, बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा, शामली। उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर। ये अब कभी पूछ दे कि जनजातीय क्षेत्र वाला कौन सा है, तो जनजातीय सबसे ज्यादा जो है शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी जनसंख्या जो यहीं पर है। सबसे ज्यादा जंगल और वाला इलाका जो है वो सोनभद्र वाले इलाके में, फिर इधर सहारनपुर वाले इलाके में है, ठीक है। अब सहारनपुर की स्थिति देखो, उत्तराखंड से भी लग रहा है, हरियाणा से भी लग रहा है, हिमाचल से भी लग रहा है। इसलिए सहारनपुर में जब कभी आप जाओगे तो ये अलग अलग स्टेट का कल्चर दिखाई देगा, गाने वहां के अलग सुन रहे हैं लोग, और ये अलग अलग स्थिति है, बोल भाषा थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगी, ठीक है। चलो अब समझते हैं क्षेत्र के मकसद से। अब पूरे उत्तर प्रदेश को अगर क्षेत्र में बांटा जाए तो कैसे, देखो ये वाला इलाका जो है पूरा व्रज क्षेत्र बोलते हैं। ब्रज मथुरा वाला और आगरा वाला जो पूरा एरिया उधर वाला व्रज क्षेत्र बोलते हैं। उसके बीच लखनऊ कानपुर और उसके आसपास वाले एरिया को अवध क्षेत्र बोलते हैं। जहां से मैं आता हूं वो पूर्वांचल क्षेत्र है, ठीक है। बड़ा बदनाम कभी रहता है कि दबंगों का इलाका है ऐसा कुछ, ठीक है। फिर बघेलखंड है, फिर बुंदेलखंड वाला इलाका है, ठीक है। बुंदेलखंड वाला जहां पे थोड़ा सा बुंदेली भी बोली जाती है, और सूखाग्रस्त क्षेत्र आपको दिखाई देगा यहाँ पर सारी चीजें। लेकिन दाल वगैरह चना वगैरह बड़ा अच्छा आइटम होता है यहाँ पर, क्योंकि वो पानी वाली फसलें नहीं होती है, ठीक है। चलो अब बेसिक समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है हमारे गोले में, क्यों नॉर्थ लिखा जाता है, क्यों ईस्ट लिखा जाता है, क्यों अक्षांश देशांतर में हमें बांटे गए, क्यों जरूरी है। यहां तक बातें समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी, फटाफट फटाफट, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। फारूक, चंद्रमान, अंजलि, महेश, दीपक जी, दीपक कुमार देव, बताइए यार, बोलो फटाफट भाई साहब, फटाफट बोलो। अब उत्तर प्रदेश को इस समय क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेसवे प्रदेश, यानी कि एक्सप्रेसवे बहुत सारे बन रहे हैं। जैसे आप देखोगे गंगा एक्सप्रेसवे अभी बना है इधर की तरफ, इलाहाबाद की तरफ, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिससे मैं जाता हूं, एक टाइम था कि मुझे घर जाने में 24 घंटे लग जाते थे अगर मैं दिल्ली के छोर से हूं। आज 10 घंटे 12 घंटे हम लोग घर पहुंच जाते हैं। अगर आपको मान लो ग्रेटर नोएडा दिल्ली से जाना है आजमगढ़, तो कैसे जाओगे, सीधे आप यहां से एक्सप्रेसवे लो, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा,
फिर आगरा से फिर लखनऊ एक्सप्रेस लो, लखनऊ से फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस लो, घर तक पूरा एकदम छाती तक बैठे हो पूर्वांचल एक्सप्रेस में बैठे बैठे घर से 10 घंटे में घर पहुंच जाओगे आप उस क्षेत्र से, इस इलाके में 10 घंटे में कवर कर लोगे। इतने बड़े यूपी को 700-800 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, चलो साउथ, सोनभद्र, दीपक जी सोनभद्र, सोनभद्र जिला, सोनभद्र, देखो ना ये नक्शा को कैसे देखा जाता है, ऊपर उत्तर होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ईस्ट में कौन सा, बलिया, ये देखो ना सबसे पूर्व में इसका निकला हुआ है, शामली सबसे लास्ट में ये है, ये वेस्ट में हो गया, ये ईस्ट में हो गया, सहारनपुर सबसे ऊपर है, ये नॉर्थ में हो गया। अब साउथ में तो ये भी है लेकिन ये ज्यादा साउथ में है, तो सोनभद्र हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझ में आई बात। नेक्स्ट, अब देखो इंडिया की जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद वाले मामले में जब देखा जाए तो 9.2% का शेयर है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। समझ रहे हो, तो खाली हम लोग भीड़ में ही नंबर में ज्यादा नहीं, हम लोग पैसा भी कमा के देते हैं ज्यादा। ठीक है, जीडीपी शेयर में भी आप देखोगे। ठीक है, तो हमसे आगे या हमारे आसपास बहुत कम ही राज्य हैं, जैसे आप आसपास देखोगे तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इस तरीके के। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये सारी चीजें, हृदय स्थल भी हम लोग बोलते हैं। अब थोड़ा सा यूपी को जानते हैं। आज हमारा बेसिक समझ वाली बात है। अगर देखा जाए तो 2,43,286, ये सब मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं कि इतना क्षेत्रफल है। देखो दो चीजें समझ में आती है, जब कभी भी आपसे क्या पूछा जाए, जनसंख्या वाला डेटा, सेंसस वाला, सेंसस यानी डेटा जब कभी जनसंख्या का पूछा जाए, तो जब तक अगली जनसंख्या का जनगणना नहीं होगा तब तक पिछली वाली, तो जो 2011 वाली हुई है उसी को, हर जनगणना कब कब हो रही है, हर 10 साल पे होती है। तो हमेशा जो डेटा होता है, देखो वर्तमान में जब जनगणना हुई थी 2011 में तब अलग स्थिति थी, अब 2026 में अलग स्थिति, अभी तक जनगणना ही नहीं। तो जब भी कभी आंकड़े पूछे जाए, जब भी कभी सवाल पूछा जाएगा तो वो हमेशा सेंसस पे पूछा जाएगा। हालांकि अभी हमारी वास्तविक जनसंख्या कितनी, हम लोग 24 करोड़ के आसपास है, समझ गए। लेकिन उस समय तो हमें जो भी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वर्तमान डेटा नहीं लगाना है, हमेशा सही आंसर वही होगा जो जनगणना में जारी किया गया था। जनगणना में जो जनसंख्या थी वही, आज भले से 24 करोड़ 25 करोड़ हम हो जाए, लेकिन जो जनसंख्या में हमारी करोड़ में संख्या थी वही सही आंसर माना जाएगा। मैं पहले का आपको बता दूं, कहीं 24 ना लगा के आ जाना। ठीक है, तो जो जनसंख्या वाले में, जो सेंसस वाले में है, जनगणना वाले में है, वही डेटा ऑथेंटिक और वही आपसे पूछा जाएगा। तो पिछली कौन सी जनगणना हुई थी 2011 में, तो 2011 का डेटा पूछा जाएगा। ठीक है, चलो सर लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात यानी कि कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, हर प्रत्येक 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश में है, आंसर है 912। यानी कि 1000 अगर पुरुष है उत्तर प्रदेश में तो महिलाएं केवल 912 है। शॉर्टेज है महिलाओं की, अब देख लो यहां पर, क्यों, क्योंकि भ्रूण हत्या बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको इंप्रूव कैसे करेंगे, बच्चियों के, तो ऐसा राज्य जहां पर बच्चियों का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो में, बच्चियों का अगर सेक्स रेशियो अच्छा है उसमें, तो वहां पर आपको दिखाई देगा। यानी कि जहां पर जिस समाज में बच्चियां ज्यादा हैं, यानी कि वो आगे फ्यूचर में जाके ये सेक्स रेशियो उनका बदलने वाला है। ठीक है, कितने जिले हैं सर, 75 जिले हैं, और बीच में अभी 76वां जिला भी घोषित कर दिया था, कुंभ मेला वाले क्षेत्र को वो टेम्पोररी घोषित किया गया था, है 75, और ये रहे आपके 75 जिले। तो कभी गलती से ये मत कह देना कि इलाहाबाद और आजमगढ़ और बनारस ये इलाका बिहार में, ना, सब आजमगढ़, सब ये सब उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये 829 डेंसिटी पॉपुलेशन आपकी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, ये सब सारी चीजें, तो आपको ये सब बेसिक बातें समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो हाई कोर्ट कहां है सर, प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब याद रहे दो चीजें, एक होता है मेन हाई कोर्ट कैंपस, और एक होती है उसकी बेंच, जिसको बोलते हैं सिटिंग बेंच, या फिर उसकी पीठ कहां है। तो याद रहे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल किसको बोला जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयागराज को। कभी आंसर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी हो जाएगी इलाहाबाद। लेकिन उसकी एक पीठ है, एक उसकी सिटिंग बेंच कहां पर है, लखनऊ में। आपने देखा कुछ बच्चों ने यूपी वाला केस जो ड्रग इंस्पेक्टर वाला लखनऊ में भी फाइल किया था। ठीक है,
तो उसकी पीठ है, यानी कि उसकी बेंच है वहां पर, यानी कि उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, चलो। नगर निगम कितने हैं सर? नगर निगम क्या होते हैं? ये शहरी निकाय। देखो, भारत जो है उसको तीन सरकार में बांटा गया। एक तो होते केंद्र सरकार, एक होते राज्य सरकार, और एक होता लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार। तो गांव वगैरह में क्या होता है? पंचायत होता है। ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब सारी चीजें जो होती हैं ये शहरों में। तो कुछ छोटे लेवल पे लोकल गवर्नमेंट कुछ शहरों वाले होते हैं, कुछ गांव देहात वाले को पंचायत बोला जाता है। नगर निगम वाला जो है वो सब शहरों के इकाई होती है। अच्छा सर, मेंबर ऑफ लोकसभा, जो भारत सरकार की, जो भारत की संसद है उसमें जो लोकसभा है उसमें कितनी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं? 80। राज्यसभा में कितनी है सर? 31। अब यहां मैं बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा दे रहा हूं। जो राज्य जनसंख्या में जितना बड़ा होगा उसकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब कॉमन सेंस है कि जब उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भी बड़ा है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए आप देखो 31 सीट। तो कभी आपसे ऑर्डर पूछ दे कि कौन सा राज्य का कितनी सीट है तो आप अंदाजा ला लेना। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन जिस राज्य की होगी उसकी सीटें ज्यादा होंगी, सिंपल सी बात है। समझ गए आप? यस, पीठ लखनऊ में है इसकी। ठीक, चलो सर, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एक होता है विधानसभा। चलो ये सब समझ लेते हैं। चलो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं तो वही राज्य केंद्र सरकार में भी है, वही राज्यों में भी है। तो राज्य में क्या होगा? राज्य की लोकसभा कौन सी है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, यहां दो हाउस हैं, यहां पर लोकसभा सभा और राज्यसभा। ठीक है, देखो अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है सर? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि राज्य। देखो पॉलिटी में राज्य का मतलब देश होता है, तो देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और इस समय सरकार का प्रमुख कौन है? माननीय आपके मोदी जी, प्रधानमंत्री। तो सरकार का प्रमुख और राज्य का प्रमुख अगर दोनों चुने जा रहे हैं तब इसको बोलेंगे लोकतांत्रिक। तो भारत क्या है? एक रिपब्लिक है, यानी कि लोकतंत्र। समझ गए? रिपब्लिक का हिंदी में मतलब होता है गणतंत्र देश। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी, अपनी बात कहने का आजादी। ठीक है, आपके राइट्स आपको मिल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का मतलब होता है जब आपके राज्य यानी हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्रपति जो है चुन के आए। आपको पता नहीं कि राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चुनते। हम जिन्हें चुनते हैं, जो सांसद वगैरह होते महोदय, वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमने किसी को चुना, हमारे बिहाफ पे उन्होंने राष्ट्रपति को चुना, तो राष्ट्रपति भी चुना जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं। हम जिसको चुन रहे हैं उन्होंने चुना, इसलिए इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं, लेकिन चुना जा रहा है राष्ट्रपति भी। तो जब किसी भी देश का राष्ट्रपति चुना जाएगा तब ऐसे देश को बोलेंगे गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक बोलेंगे। समझ में आई बात? चलो, अब लोकसभा राज्यसभा क्या है? अब ये समझ लो जरा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। जब हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों अलग अलग हों तब ऐसे सिस्टम को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि कहां से लिया गया है? ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर दोनों सेम हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, चाचा एकदम पूरी दुनिया में बवाल मचाए हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी वही आदमी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, समझ में आई बात? तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हमारे यहां कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये भी बात, गणतंत्र की बात पता लगा। अब लोकसभा यानी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, यानी हम लोग चुनते हैं। तो जैसे मोदी जी को आप देखो कहां से आते? बनारस वाले क्षेत्र से सांसद है, हमारे पड़ोसी क्षेत्र से सांसद है। तो उनको जनता ने चुना, तब जाके वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, यानी कि प्रधानमंत्री से पहले क्या है? वो एक लोकसभा के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा के भी जो है उनको भी एमपी हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, और इनको क्या बोल रहे हैं? एमएलए। इसको क्या बोल रहे हैं? एमएलसी।
ठीक है, अंग्रेजी में। तो लोकसभा राज्यसभा में जो लोग जा रहे हैं उनको हम लोग सांसद बोल रहे हैं, एमपी बोल रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में जो है उनको एमएलए यानी विधायक जी। पंचायत वाली सीरीज वाला देखा होगा, एकदम पूरा रौला था विधायक जी का, देखा होगा ना एकदम। उसके बाद एमएलसी, विधान परिषद, एमएलसी। तो अब आपके क्षेत्र में एमएलसी कौन है, फिर उसके नीचे जाओगे महाप्रधान, ब्लॉक प्रमुख और ये सब, ग्राम प्रधान, मुखिया, ये सब सारे सिस्टम आप देखते होगे। ठीक है, चलो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, ये वाली बात तो ये है। यानी अगर पूछा जाए कि एमएलए यानी कि विधायक कितने हमारे उत्तर प्रदेश में चुन के आते हैं, 403। विधान परिषद वाले जो हैं एमएलसी वाले कितने हैं, 100 हैं। अब याद रहे कि ये जो है ये सिस्टम, ये जो विधान परिषद वाला है ये हर राज्य में नहीं होती, यूपी में है, लेकिन जरूरी नहीं कि जितने हमारे सारे राज्य सबके पास विधान परिषद ही हो, ऐसा जरूरी नहीं, बहुत सारे राज्यों के पास नहीं है। तो आप मुझे आंसर में बताओ कि कितने ऐसे सौभाग्यशाली राज्य जिनके पास विधान परिषद भी है, अब बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पर बात है, मेन इंडस्ट्री सीमेंट का है, ये सब सारी चीजें शुगर वगैरह की है। ठीक है, नदियां गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, बेतवा, केन, ये सब सारी चीजें हैं। मथुरा, वृंदावन, कपिल वस्तु, सारनाथ, ये सब घूमने की जगह, झांसी वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए हिस्ट्री में अगर हम बातें सारी चीजें बाद में बात करेंगे, इतिहास वगैरह। चलिए अब हम समझते हैं उत्तर प्रदेश को सामान्य नजर, फटाफट जो उत्तर प्रदेश को देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश आखिर। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 1950, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, और किस सन में, 1950 में। तो आज जो हम जिसे कह रहे हैं बड़े प्राउडली कि हम यूपी से, उत्तर प्रदेश से, पहले उसका नाम था संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोविंस। यानी कि 1950 से पहले किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत के नाम से, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस को हम लोग मनाया जाता है। अच्छा सर, पुनर्गठन, रिफॉर्मेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश को काटा छाटा गया, तोड़ा ताड़ा गया, ये कब किया गया, ये सब सारी चीजें, तो वो किया गया 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित किया गया यहां पर। फिर बंटवारा हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड हुआ। तो उत्तराखंड कब बता था, बताओ उत्तराखंड को किस डेट और किस साल में काट के निकाला गया था प्रशासनिक सुविधा से। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को जो है इसका बंटवारा हुआ और उत्तराखंड नाम का बधाई हो लल्ला हुआ है, ये वाला हाल हो गया, निकाल दिया गया काट के। ठीक है सर, 2,43,246, 243, 246, ये एरिया याद रखना, 243, 286, 243, 286 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, मीटर में मत याद रखना। फोर्थ है, पॉपुलेशन के नजर से तेजी से एकदम जी जान लगा एकदम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, यही काम हमें आता है, बस हमारा यही टैलेंट है, जनसंख्या दबा के बढ़ाओ एकदम। ठीक है, और भी कोई टैलेंट है? ठीक है, चलो सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात क्या है, 912, यानी कि कितनी प्रत्येक 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, ये है 912। सर 18 जो है डिवीजन है, संभाग है। ठीक है, चलो ये वाली बात है। 2011 के हिसाब से 24 करोड़ पॉपुलेशन, 241 जीरो इतना है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी 829, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में 829 लोग जो है रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है सारी चीजें। आनंदीबेन जी है इस समय गवर्नर है, योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के जो है, ये कैपिटल ये है। जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी किसे बोलते हैं, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को। नगर निगम हमारे कितने हैं, 17, याद रहे। डिवीजन, डिवीजन का मतलब संभाग। ठीक है, तो वो है 18, लेकिन नगर निगम की बात करें यानी शहर में सबसे बड़ा निकाय है। ठीक है, जैसे आजमगढ़ बड़ा जिला है लेकिन नगर निगम नहीं है, तो बड़ा जिला जैसे मेरठ हो गया आपका, और बड़े बड़े लखनऊ हो गए। ठीक है, इस तरीके से। तो 80 सीटें लोकसभा में है, राज्यसभा में 31। राज्यसभा यानी कि राज्य को प्रतिनिधित्व करने वाली। तो जैसे मान लो जीएसटी बिल लाना है, तो भैया यूपी में भी जीएसटी है, तमिलनाडु सब जगह है, यानी कि उससे राज्य प्रभावित हो रहा है। तो राज्य जब प्रभावित हो रहा है, तो जब कभी भी कोई कानून बनेगा तो राज्य यानी कि लोकसभा के बजाय राज्यसभा से भी करना पड़ेगा। लोकसभा चीज पास तो होंगी लेकिन राज्यों से भी लेना पड़ेगा। तो हमसे तो आएंगे नहीं वो जीएसटी के लिए समर्थन लेने, तो हमने जिनको चूज किया है वो लोग समर्थन देंगे, ये है। इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ये सब सारी चीज, ये सब। ठीक है, स्टेट यानी कि राज्य का जो निकाय है वो बाइकैमरल है, यानी कि द्विसदनी है, द्विसदनी व्यवस्था। अच्छा बताओगे कौन से ब्रिटिश कानून के तहत जो द्विसदनी व्यवस्था जो है भारत सरकार में लाई गई, भारत में लाई गई, ये बताओ। ठीक है, चलो
तो लेजिस्लेटिव असेंबली वाली जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली जो है सीटें मैंने बता दी, ठीक है। राज्यसभा में 31 सीट है, 80 है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो हाईकोर्ट हमारी है। चलो सर, ये वाला राज्य का प्रतीक, राज्य का चिन्ह, जिसे स्टेट एम्बलम या सिंबल बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार में देखो, एक धनुष, एक तीर, दो मछली का निशान, और उत्तर प्रदेश सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मछलियां कितनी है? 2। ये तो ये राज्य सरकार का निशान है, हर जगह दिखाई देगा आपको। तो एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफिशियल सील यही है, ठीक है। 1916 में से डिजाइन किया गया था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा, ठीक है। इंडिपेंडेंस तक ये सारी चीजें चली, 1918 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या है? तीर कमान, ठीक है। तीर कमान, धनुष, ये सब सारी चीजें, और 2 मछलियां। तो 2 मछलियां और तीर कमान जो है, धनुष के साथ तीर के साथ जो है, ये सिंबल है। ये उत्तर प्रदेश की जो है राज्य चिन्ह है, इसको याद रखिए। 2 मछलियां हैं, एक मछली नहीं है, बहुत ध्यान से। स्टेट एम्बलम या सिंबल, जो राज्य का पशु है, यानी कि राजकीय पशु, राज्य का जो पशु है वो है बारहसिंहा। छोटे छोटे चिटपुट चिटपुटिया क्वेश्चन पूछ के ना आपका दिमाग खराब कर देंगे। ये बेसिक बेसिक चिंदी चिंदी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। राज्य का पंक्षी कौन है? सारस, क्रेन, ठीक है। राजकीय यानी राज्य वाला जो पुष्प है, यानी उसको पलाश बोलते हैं। जो वृक्ष है, पेड़ है, उसको अशोका। तो राजकीय पेड़ जो हमारा है वो अशोका है, राजकीय पुष्प जो है पलाश है, राष्ट्रीय पक्षी जो है क्रेन यानी सारस है, ठीक है। चलो मैं सारस से पूछ दूं कि सारस के संरक्षण के लिए केंद्र, अभी देखो एक इंसान भी बड़ा फेमस हुआ था, एक केंद्र बनाया गया, बताओ। सारस को संरक्षित करने वाला, उसको मेंटेन करने वाला, सारी चीजें, केंद्र बनाया गया है। कहां पर है? यूपी में। बताओ किस जिले में है? क्या उन्नाव में है वो, कहीं और है? बताओ, हिंट भी दे दिया मैंने। कभी पूछ दे कि राज्य की पहली भाषा कौन सी है सर 1947 से, और ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज किया गया था 26 जनवरी 1968 को, ये है हिंदी। और उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी राजभाषा कौन सी है? वो है उर्दू। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भैया, प्लास पुष्प होता है फारूक जी। अब प्लास क्या होता है, कैसा होता है, एक बार इंटरनेट से देख लेना, ठीक है। फूल होता है, फूल, ठीक है, ठीक है। चलो, तो कभी पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली भाषा कौन सी है, तो आंसर होगा हिंदी। कब उसको ऑफिशियली पूछ दिया जाएगा कि कब ऑफिशियली इसको मान्यता दी गई? 1968 में, 26 जनवरी 1968 को। कभी पूछ दिया जाए कि दूसरी दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू। कब से है? 1989 से। और लिपि कौन सी हमारी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हम लोग जो है सारी चीजें, तो देवनागरी लिपि में हम लोग सारी चीज लिखते हैं। तो ऑफिशियल स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी लिपि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर, समझ लेते हैं कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, क्या एकदम से जाहिल हैं या फिर ठीक ठाक है हम लोग। डेमोग्राफी यानी जनगणना वाला और साक्षरता वाला जो डेटा, थोड़ा सा समझ लेते हैं ये सब। तो कौन सी पिछड़ी जनगणना हुई थी? 2011 में। और कब कब होती है? हर 10 ईयर पे। ये बात आपको समझ लेना होगा। चलो सर, साक्षरता में देखा जाए, साक्षरता में ओवरऑल ओवरऑल हम लोग उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? 67.68। रट्टा मारना पड़ेगा, शॉर्टकट। पुरुष कितने हैं सर? 77.2। ये कब का डेटा है? 2011 का डेटा मैं बता रहा हूं, अब का डेटा नहीं। और सवाल भी 2011 का ही पूछा जाएगा, ठीक है। महिलाएं कितनी पड़ी हुई सर? 57.2। यानी कि साफ पता है उत्तर प्रदेश में जो है पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं की तुलना में। शहर में सर कितने हैं? 75.1। गांव वाले कितने पढ़े लिखे? 65। यानी कि गांव वाले कम, सुविधाएं नहीं है, सारी चीजें नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर जब सुविधाएं नहीं है तो जब कभी कंपटीशन होगा तो वहां शहर वाले थोड़ा सा एज ले लेंगे, इसीलिए हर लोग क्या करते हैं? शहर में भेजने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम आपके घर तक आते हैं ऑनलाइन। आप आजमगढ़ या जौनपुर या किसी भी जिले में बैठे हो, वहां से बैठ के मुझे पढ़ सकते हो। आज आपको लगता है कि सब चीजें रह गई? नहीं, बेस्ट सुविधाएं देश के कोने कोने पहुंच रही है। से थैंक यू टू द ऑनलाइन एजुकेशन। अब यहां था फैक्ट की भरमार, ये फैक्ट लिखते जाओ। सर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है सर? गौतम बुद्ध नगर, जहां से क्लास ऑपरेट हो रही है, 80.1% लोग हैं। और सबसे ज्यादा बच्चे, सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, जो भ्रूण हत्या होती है वो इसी गौतम बुद्ध नगर में। ये सबसे काला सच भी है। आप अंदाजा लगाओ कि सबसे पढ़े लिखे लोग जो है सबसे ज्यादा बच्चियां मार रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी विडंबना वाली बात है, सोचने की जरूरत है कि इस जिले के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या, सबसे ज्यादा जो है मारने की कोशिश यही कर रहे हैं, ठीक है। सबसे कम वाला जो जिला कौन सा? श्रावस्ती। लिखो, बहुत जरूरी है। सबसे कम शिक्षित, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा? श्रावस्ती।
श्रावस्ती जिला सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है? ये। अब याद रहे, जब ओवरऑल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा गौतम बुद्ध नगर है तो जाहिर सी बात है पुरुष भी उसके सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, इसीलिए गौतम बुद्ध नगर में ये एक है नॉलेज पार्क, जहां से आपकी क्लास चल रही है, नॉलेज पार्क एरिया ही है, पूरा यूपी का एजुकेशन हब है यहां, इसीलिए आपको माहौल ऐसा है यहां पर, इसीलिए आपको बेस्ट क्लासेस भी मिल रही हैं। तो आप जहां से भी बैठ के पढ़ रहे हो, आप ग्रेटर नोएडा से पढ़ रहे हो, नॉलेज पार्क से, यही से ऑपरेट हो रही है चीजें, समझ में आई? ठीक है, चलो सर, सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी कहां है? कानपुर नगर में। याद रहे, देखो सबसे ज्यादा जब पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यानी कि पुरुष महिला में कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सबसे कम में कौन है? श्रावस्ती। लेकिन पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं, तो सबसे ज्यादा पुरुष लिखे हैं गौतम बुद्ध नगर के, लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा कहां पढ़ी लिखी हैं? तो भैया कानपुर की, कानपुर की महिलाएं सबसे पढ़ने लिखने में आगे हैं, याद रहे। अगर पूछा जाए कि ओवरऑल महिला पुरुष ना पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन, तो गौतम बुद्ध नगर आंसर होगा। सबसे कम कौन सा? श्रावस्ती। लेकिन सबसे ज्यादा पुरुष कहां के पढ़े हैं? गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा महिलाएं कहां की पढ़ी हैं? कानपुर की। ये बात याद रखना, कानपुर वाला पॉइंट याद रखना, कानपुर की महिलाएं बहुत पढ़ी हैं। ठीक है, इसलिए बकैती नहीं काटने का। और अभी गंगा मेला वहां लगा हुआ, गंगा स्नान। कानपुर की खास बात क्या है? खाली गुटखा खा के आमा यार, ऐसा नहीं। वहां पर गंगा स्नान के टाइम पे होली भी बड़ी तगड़ी खेली जाती है। होली पे ज्यादा रंग नहीं खेला जाता, गंगा स्नान के टाइम पर तगड़ा वाला। सेंसस में हम लोग रैंक 1 है, दबा के जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, कोविड में एकदम खाली बैठे हुए थे हम लोग। ठीक है, तो ये 19 करोड़ 98 लाख ये हमारी पॉपुलेशन उस समय थी। ठीक है, 19 करोड़। तो यही हमारी सेंसस, जब भी कभी आंकड़ा ये। सर शहरों में कितना है हम लोग? 22.7%, यानी कि उत्तर प्रदेश कहां बसता है? गांव में बसता है, तो गांव का क्षेत्र ये है। डिकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन, डिकेडल का मतलब हर 10 साल पे, जैसे अब 2011 में आई थी, तो 11 के बाद 10 जोड़ देंगे तो 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो हर 10 साल पे कितनी तरक्की हो रही, कितना ग्रोथ हो रहा है जनसंख्या में, उसे बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर, हिंदी में पढ़ा रहा हूं मैं बिल्कुल, जिसको बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ, हर 10 साल पे कितना परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है? मान लो 100 पॉपुलेशन थी और अब 10 साल बाद 120 हो गए, तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ? 20%। ठीक है, चलो पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं? सर 829। पर हजार महिलाओं में कितनी, पर हजार पुरुषों पे कितनी महिलाएं? 912। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद हम लोग बोलते हैं। सबसे कम जनसंख्या कौन सा? महोबा, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर? सबसे ज्यादा कम जगह में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, गाजियाबाद में ठुसे पड़े हैं लोग। सबसे कम डेंसिटी कहां है? ललितपुर में, जहां भैया जंगल झाड़ वाला क्षेत्र है और सब पठारी क्षेत्र है, वहां पर मिनरल्स वगैरह सारे सब जो है ललितपुर वाले क्षेत्र में। तो ललितपुर में ज्यादा लोग रहते नहीं है, कम आराम से वहीं फ्लैट व्लैट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पर है? जौनपुर में। जौनपुर, अप्रिशिएट दैट डिस्ट्रिक्ट। जौनपुर हमारा पड़ोसी जिला है, पढ़ने में भी आगे है और शिक्षा के मामले में और सेक्स रेशियो में भी जौनपुर बहुत आगे है। सेक्स रेशियो का मतलब महिलाएं पुरुषों की तुलना में वहां पर बेहतर पोजीशन में और लोगों की तुलना में। ठीक है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। और याद रखिए यही वो सबसे पढ़ा लिखा जिला है और सबसे कम सेक्स रेशियो है। तो आप सोच के देखो कि भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा है गौतम बुद्ध नगर में। आप सोचिए कि सबसे पढ़े लिखे लोग जो है बच्चियों की जान मार रहे हैं, ये सीखने वाली बात है, किसी को बुरा ना लगे लेकिन कड़वा सच है ये। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पर है? बलरामपुर में। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में बलरामपुर, इसका मतलब कि कल को जब समय आएगा तो बलरामपुर का जब सेक्स रेशियो यहां पर चाइल्ड बच्चों का ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि फीमेल वाला जो सेक्स रेशियो वो भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां जब बच्चियां ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में वहां चीजें सुधरेंगी। ठीक है, चलो बातें समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन है, उत्तरी दक्षिणी क्या है, कैसे इसको बांटा गया है, किस गोलार्ध में है, क्या है, सब चीजें एक बेसिक समझ हो गई। उसके बाद इतिहास, भूगोल, राजनीति जो भी पढ़ना सब पढ़ डालो। अब समझते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अपेक्षित क्या। उत्तर प्रदेश फॉर्म ऑन विच डेट, किस तिथि को जो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, गिव द आंसर्स। बताइए गोविंद जी, साक्षी पांडे। मैं बार बार कह रहा हूं क्लासेज अगर अच्छी लग रही हो, शानदार लग रही हो, अपने दोस्तों मित्रों को बताओ, क्योंकि कभी भी अच्छी चीज तक आपको पहुंचने नहीं दिया जाएगा, आपको अपने में फंसा के रखेंगे। लेकिन आप आ गए हो, अब आपको एहसास होगा कि यार हमने तो बहुत कुछ लॉस कर दिया, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम मिस कर रहे थे। तो जब आपको ये एहसास हो रहा है तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए,
अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। यू ऑल आर माई ब्रांड एम्बेसडर, यू ऑल आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टुडेक्स अकेडमी। किस 24 जनवरी, 26 को नहीं 15 अगस्त को तो आजाद हुआ था, 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश दिवस। अच्छा, ये दिवस क्यों मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस क्यों मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को, उसके सारी चीजों को, इतिहास को याद किया जाए, सारी। ये तो आंसर होगा ए, 24 जनवरी 1950। व्हाट इज द जुडिशियल कैपिटल, यानी न्यायिक राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, बताओ। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी बनारस, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, क्या है बताओ। प्रयागराज। अभी पता है यार, तुच्चा सा सवाल है यार, 2 मिनट में लग जाएगा। चलो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन उत्तर प्रदेश, कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 है यार, सबको पता है। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला बताओ। हापुड़, संत रविदास नगर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, कौन सा जिला सबसे छोटकू होता है? सबसे छोटकू सा जिला है तो हापुड़ है, संत रविदास नगर, कौन सा है? संत रविदास नगर को और कौन सा जिला बोलते हैं बताओ, इसका किस नाम से बोलते हैं इसको? संत रविदास नगर किसको बोलते हैं? संत रविदास नगर भदोही को बोलते हैं, किसी और जिले को? संत रविदास नगर किस जिले को बोलते हैं? उसका और दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हापुड़ है कि संत रविदास नगर? हापुड़ भैया, हापुड़ छुटकू सा है। चलो नेक्स्ट, संत रविदास नगर किसे बोलते हैं बताओ? भदोही को बोलते हैं, किसी और को? यस, भदोही और हापुड़। ये देखो, थोड़ा सा स्थिति जान लो भदोही और हापुड़ की। जाओ जिले में, जाओ जरा, बताओ इस वाले जिले में कहाँ है भदोही, कहाँ है हापुड़? हापुड़ कहाँ होगा? गाजियाबाद के आसपास, गाजियाबाद के आसपास हापुड़। और भदोही कहाँ है? बनारस के आसपास है भदोही। ढूंढो बनारस कहाँ है, यहीं कहीं होगा भदोही। संत रविदास नगर, ये संत रविदास नगर है और ये हापुड़ है। बताओ कौन सा छोटा है? यस, इसका जवाब आप दोगे, ठीक है। चलो, हापुड़ के संत रविदास नगर। नेक्स्ट, हाँ, उत्तर प्रदेश बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट, राज्य के साथ कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है, बताओ। 8 के साथ। राज्य पूछा है, गलती नहीं करना, नहीं तो फिर गुस्सा आ जाएगा मुझे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट, 8। अब पिछले साल के सवाल जो है थोड़ा देख लेते हैं, पिछले साल का। देखो मैंने बहुत छोटा सा पूछा, तो पिछले साल के सवाल थोड़े ही कुछ लाया हूं मैं। चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बताओ। बस्ती नहीं होगा, ये बस्ती होगा। जल्दी बताओ, कौन सा पूर्वी जिला है? बागी, बलिया, मंगल पांडे। चलो लाला। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट हैविंग लीस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश, सबसे कम एरिया कौन सा है बताओ। यहां तो हापुड़ दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो अब ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? संत कबीर नगर। नेक्स्ट, यमुना एक्सप्रेसवे है कहां से? यमुना एक्सप्रेस अभी बता रहे, मैं नाम ले रहा था। देखो एक्सप्रेसवे याद रखो, यमुना एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको पूरा दुनिया जानता है, इसको पूरा दुनिया जानता है। ये पूछता है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे वो कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, ये एक सवाल पूछता है। दूसरा पूछता है किन राज्यों से होके गुजरता है, जैसे पूर्वांचल पूछ लिया था, पूर्वांचल आजमगढ़ से गुजरता है। तो जब भी कभी एक्सप्रेसवे पढ़ो तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहां है, और कितने जिलों से गुजर रहा है, ये बात बहुत जरूरी है। तो गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, सवाल पूछा जा सकता है किन राज्यों से गुजरता है वो, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, वो तो नोएडा एक्सप्रेसवे है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक हो रहा है, ये आंसर है। लखनऊ आगरा वाला तो अलग है, ये वाला आंसर है, बी वाला आंसर है। जहां मैं रह रहा हूं यहीं से 1 किलोमीटर पे स्टार्ट होता है ये वाला एक्सप्रेसवे मेरे लोकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी, सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं कहां की, अभी बताया था ना मैंने, रामपुर, बलराम, श्रावस्ती, बहराइच। बताओ सबसे कम महिलाएं कहां की पढ़ी लिखी हैं? सबसे ज्यादा तो कानपुर वाली पढ़ी लिखी थी, सबसे कम कहां की पढ़ी लिखी हैं? श्रावस्ती। श्रावस्ती। द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज उत्तर प्रदेश, हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में। बताओ। किसमें? अरे भैया कनपुरिया खाली गुटखा खाने में नहीं फेमस है, पढ़ने में भी आगे हैं, ठीक है। मैं मतलब अब मारेंगे दो कंटाप, कंटाप उंटाप वाली जो भाषा है ना, कनपुरिया है वो। मैं तो रहा हूं काकादेव में, मेरे करियर की शुरुआत थी, मैं बच्चे से जब मैं एस्पिरेंट हुआ तो मेरी पहली 2009 में मैं पहली बार कानपुर आया, काकादेव में रहा, सीपीएमटी की तैयारी किया। यस, तो मेरा पहला घर से निकलने वाला जो शहर था वो कानपुर ही था, मुझे कानपुर अच्छे से याद है, काकादेव इलाका, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स, जनजाति क्षेत्र कहां है सबसे ज्यादा, बताओ। मिर्जापुर, खीरी, बिजनौर, सोनभद्र, कहां पर है जनजाति क्षेत्र? मैंने आपको बातों बातों में बताया था, नक्सलाइड वाला इलाका जनजाति क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहां है? सोनभद्र में। अब मजे की बात देखो, सोनभद्र की खास बात समझ लो थोड़ा, जब छेड़ दिया सोनभद्र तो, यही उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य है जो बिहार से भी लग रहा है, झारखंड से भी लग रहा है, छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है, और मध्य प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का एक राज्य, सॉरी, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से लग रहा है, आंसर होगा सोनभद्र। जनजाति क्षेत्र वाला सोनभद्र, नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र सोनभद्र, ये सब आंसर हैं। और सहारनपुर देखो, सहारनपुर इधर उत्तराखंड से है, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा। दूसरा राज्य जो 3 राज्यों से है वो है सहारनपुर। सोनभद्र 4 राज्यों से लग रहा है सीमा। कौन से राज्य की सीमा सोनभद्र से नहीं लगती? ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो कितने तुच्छ से सवाल आए हैं पिछले साल के, ये सब अब फार्मासिस्ट में तो आया नहीं है, आरओ, एआरओ, अदर एग्जाम्स जितने यूपी के हुए हैं सब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के। नेक्स्ट, 2011 के सेंसस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट हैविंग सेक्स रेशियो हाईएस्ट किसमें है, बताओ। आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, कहां पर? कहां पर सेक्स रेशियो बेहतर है? आजमगढ़, जौनपुर में तो भैया जौनपुर में ज्यादा बेहतर है। देवरिया, प्रतापगढ़ में, जौनपुर। अरे चंदबान जी बताइए, आपका तो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी जिला है। चला, विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस जिले के हैं? बनारस वाले, कानपुर वाले, गाजियाबाद वाले, गौतम बुद्ध नगर वाले। कहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? गौतम बुद्ध नगर के। महिलाएं कहां के पढ़े लिखे हैं? कानपुरिया। और पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं? गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट,
द लोएस्ट लिटरेसी इन उत्तर प्रदेश वॉज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एज पर द सेंसस। सबसे लो, सबसे कम साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में रिकॉर्ड की गई? बहराइच में, बदायूं में, श्रावस्ती में, मैनपुरी में? बताओ। श्रावस्ती में। अरे ये तो खत्म हो गया यार। कैसा लगा उत्तर प्रदेश की क्लास? कॉन्सेप्ट आपने सीखा, बेसिक समझ आपको आ गई, कैसे इसको डिवाइड किया गया है, क्या क्या क्षेत्र है, सब सारी चीजें, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ हम लगा देंगे। नेक्स्ट सेशन हम लेंगे फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्मा सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, एक नॉन फार्मा स्टार्ट हो चुके हैं, जब तक खत्म हम नहीं करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, कोई डाउट है? नाउ इट्स टाइम फॉर द डाउट सेशन। नहीं है तो सेशन को क्लोज करेंगे। बाकी अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताना। ठीक है, चलो। सीरीज बहुत सारी चल रही यूट्यूब पे, वो भी सर समझो बता देता हूं, जगाना बताना जरूरी है। और क्या क्या चल रहा है देखो। जो भी दोस्त मित्र आपके हैं, tutoxoacademy.com की साइट से जाके जो है आराम से यहां से कोर्सेज वगैरह, उत्तर प्रदेश का ट्रेंडिंग कोर्स है 9 से 99, पूरे इंडिया में कहीं ना मिलने का लाला, यही मिलेगा यहीं पर। ठीक है, एप्लीकेशन टुटैक्सो अकेडमी का आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गूगल प्ले स्टोर से। 10,000 प्लस बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। टुटैक्सो अकेडमी का जो यूट्यूब है इसको निचोड़ के एकदम रखना, यहाँ पर देखो वीडियोस वगैरह सारी चीजें हैं। अभी देखो जूनियर ड्राइंग एनालिस्ट का रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है, और सुबह से काफी बिजी था मैं। ये देखो, तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे ने अपने खुशी शेयर की, देखो। ठीक है, बहुत बेहतर, बहुत ही शानदार रिजल्ट हमारा जो आया है, ये देखो। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेज के, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली, देखो। ठीक है, इवन मैं पढ़ा रहा था, क्लास में ही आ गई कॉल। ठीक है, यस। सचिन जी 2 से 3 क्लासेस करेंगे अभी, प्रेशराइज मत करिए, मैं हमेशा बहुत अच्छे से मन से पढ़ाने वाला इंसान हूं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये पढ़ने में, मैं तो घंटे 1.5 घंटे पढ़ा के निकल गया, लेकिन इसको पढ़ने में, डेटा कलेक्ट करने में कितना समय लगा होगा? आपका समय बचाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आपकी इज्जत की सवाल नहीं, मेरे इज्जत की सवाल है, मेरे मेरे भी साथ जुड़े हुए उनकी इज्जत का सवाल है। आपने मुझे चुना है, आपने टुटैक्सो अकेडमी को जिम्मेदारी ये दी है कि आपकी सफलता सुनिश्चित की जाए। हमने ऑलरेडी प्रूव किया, देखो बहुत सारे। अब सोच के देखो कि इस घर में बच्चे का कॉल आता है कि सर मेरी लाइफ कुछ घंटे पहले मेरी क्या स्थिति थी, कुछ घंटे बाद। एक सरकारी नौकरी किसी के घर की हालत, सिचुएशन, खाना पानी, स्टेटस, स्थिति सब कुछ बदल देती है, चंद घंटों में बदल देती है चीजें। चंद घंटे पहले आपकी हैसियत क्या थी, क्या थे आप, और उसके बाद आपकी क्या है। और ये सारे सभी बच्चे जो आप देखेंगे, बहुत सारे सिलेक्शन हुए, ये सब बच्चों ने जो, उन सभी को बहुत बहुत पुनः जो है शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छे से किया। आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू दोज एस्पिरेंट्स, क्योंकि मैंने उनको उंगली पकड़ाया कि भाई साहब ये ऐसे जाना है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको बखूबी पूरा करना है। तो मेरे साथ अगर आप फोकस्ड रहेंगे, काम करेंगे, तो आप आराम से निश्चित तौर पर जो सफलता करेंगे। मैं अकेला इतनी ताकत रखता हूं कि अकेला आपको पढ़ा के आपका सिलेक्शन दिला सकता हूं, इतनी क्षमता है मेरे अंदर, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो मैं फार्मेसी भी पढ़ाऊंगा, नॉन फार्मा सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलेगा कि फार्मेसी का टीचर आपको जीएस भी तगड़ा पढ़ा रहा है। आपको बताओ यूपी स्पेशल क्या, मैंने किसी भी नॉन फार्मा के टीचर से, किसी जीएस से यूपी स्पेशल आपने पढ़ा होगा, और मैंने जो पढ़ा है आपको देख लेना, बेहतर ही लगेगा वो। यस गोविंद जी, क्योंकि मैंने इस तरीके से अपने आप को डेवलप किया है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में काम किया मैंने। ठीक है, चलिए, यही खास बात है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी आप हमें सेंटर पे मिलते हैं। सेंटर पे इसलिए मिलता हूं ताकि आपका ढाढ़स बने कि मेरे गुरुजी भी आए हुए हैं, और मेरी जहां पर कहीं पर उम्र बची हुई है, मैं भी तो यंग एज का ही हूं, तो कभी कभी एग्जाम सेंटर पर भी दिखता हूं, एग्जाम देता हुआ भी दिखता हूं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड प्रेशर महसूस करता हूं, एक बच्चा कैसा देख रहा है, उसी का नतीजा है कि रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। कई बच्चे घबरा रहे थे, अरे गुरुजी सीटी है तो आप मार ले गए हमारी। भाई साहब, अगर मेरा कहीं हो भी जाएगा तो मैं टीवी में नहीं बैठता, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करनी है। अब मैं उन सब चीजों से बाहर आ चुका हूं। अब मैं सिलेक्शन नहीं लेता, मैं सिलेक्शन दिलाता हूं अब। और अब ये बच्चे खुश होते हैं, ये बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इनकी खुशी में मैं खुश होता हूं। ठीक है, तब आपकी खुशी में मेरी खुशी है। इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, बताया, फोन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा,
हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, आप जो कंटेंट में पढ़ाओ, सामने क्लासेज हो रही है, कंटेंट में तो मैटर पड़ा हुआ है, उसको क्यों छोड़ना, पढ़ो, उसको भी पढ़ाया मैंने ही है, ठीक है, उसको भी पढ़ो। चलो, तो मिलते हैं हम लोग जो है, बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम टूटैक्सो अकेडमी का सब्सक्राइब करके रखो, जल्दी जो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। कोई डाउट वगैरह कुछ नहीं है ना? यू ऑल आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टूटैक्सो अकेडमी, तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कभी आपके लिए बहुत जल्दी जो हम लोग जो है इस तरीके के वन शॉट वीडियोस भी लाएंगे। देखो डेमो वगैरह भी मैंने यहाँ डाली हुई है, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना है सब सारी चीजें, ठीक है। बहुत जल्दी जो हम लोग यूट्यूब पर भी यूपी की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो डेली आप सभी को आके वो करना है। अभी कल का पेपर हम लोग देते हैं, तो ऐसे सारे बच्चे जो आरआरबी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं आपके बैच में से, या जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत जो है बधाई और ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपना 100% दीजिए, जो भी पढ़ लिया है काफी है, वो अपने मन को इधर पे सिग्नल दीजिए, क्योंकि नाउ इट्स नॉट अ नॉलेज गेम, इट्स अ माइंड गेम, कि आप कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं। यस, तो यहां पर देखो आप एक टीचर का एफर्ट क्या है, इस 1.5 घंटे के लेक्चर के पीछे 4-5 घंटे की मेरी मेहनत होती है। तो अगर मुझे 2 लेक्चर लेना हुआ तो आप समझो मेरा 8 घंटा 10 घंटा चला गया, सोचो पूरा दिन मेरा जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ नीतीश जी टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, और टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज अपलोडेड भी है, लेकिन मौका भी नहीं दूंगा, क्योंकि मौका भी लगाओगे नहीं लगेगा, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हाँ, कल का पेपर जो आएगा देख लेंगे, अब वो तुरंत तो आ नहीं जाएगा, ठीक है, जब रिलीज होगा तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आपके साथ की उम्मीद है आप अच्छे से फॉलो करिए टूटैक्सो अकेडमी को, ठीक है। रखते हैं फिर हम लोग जो है सेशन बंद करते हैं। आज की क्लास में यहीं तक, आशा कर रहा हूं कि आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच।